हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी 2200 रैंक है और नर्सिंग में राजस्थान में भर्तियाँ नहीं आ रही है। मैं टॉपर हूँ और मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है। ओके, और मेरे को यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिल पा रही। ये कहना था कल राजस्थान में राजधानी जयपुर में हुए शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे कुछ अभ्यर्थी। उसमें से किसी ने ये बोला था, मैंने सुनी थी किसी की स्पीच। हालांकि कल जितने भी इंटरव्यू दिए गए टीवी पर, मोबाइलों पर, है ना, तो उनमें से एक शख्स की मैंने सुनी कि मेरी 2200 रैंक आई है। ओके, अब किस में आई इनकी रैंक? शायद नॉर्थ में आई हो या कोई सेंट्रल में आई हो। मैं टॉपर हूँ, नौकरी नहीं मिल रही। अरे भाई यार, अब ये कोई बात हुई कि राजस्थान में कोई नौकरियाँ नहीं है? मेरे 2200 रैंक आ रही है, कहाँ पे आ रही है? आपकी सेंट्रल में आ रही है, कहाँ आ रही है? ठीक है, और मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। अब बताओ यार, ये मतलब राजस्थान में सीएचओ की वैकेंसी नहीं है? नहीं है क्या? आपने हमारे नेताओं के बारे में ऐसा बोला। अभी मैं संपूर्ण चीज़ों पे बातचीत करूँगा आपके सामने। कल प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कर धरना हुआ, जिनमें 4 मुद्दे रखे गए। ओके, और आपने संविदा कर्मचारियों के लिए क्या क्या बोला कल, आपको मैं बताऊंगा, अभी सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने बोला कि मेरी 2200 रैंक है, मुझे आज शहीद स्मारक पर धरना देना पड़ रहा है, मेरे पास नौकरी नहीं है। और राजस्थान में यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि बैकडोर एंट्री हो रही है, बोनस वाले हैं, ठेकेदार ठेका से ले लेते हैं स्टाफ को और उनको सीधे नौकरी मिल जाती है। तो आपकी नौकरी क्यों नहीं मिली आपको? आपकी 2200 रैंक है, आपका सीएचओ में सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? सीएचओ का एग्ज़ाम, जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, उससे काफ़ी सिंपल रहता है। उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आप बताओ, मेरे को जवाब दो। हम्म? कल आपने इंटरव्यू दे दिए, न्यूज़ वाले आए, उनके सामने मन में आया जो बोल दिया। और आप जो है कोचिंग से छात्रों को बुला रहे हो, आप जो है नर्सिंग कॉलेजों से जो है स्टूडेंट्स को बुला रहे हो, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है कि आप चलो धरने में चलो, जबकि पूरा धरना फेल हो गया। सबने इनको नकारा है, सभी स्टूडेंट जानते हैं असली सच्चाई। इसलिए कल शहीद स्मारक पर कोई नहीं आया। 150-200 जने थे, जो कि आप खुद लाइव देख सकते हो अपनी आंखों से। अभी लगभग 4-5 घंटे से मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ। काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी, लगभग पूरी मैंने वीडियोस देख ली। भरत बेनीवाल जी की भी मैंने वीडियो सुनी है सारी की सारी, और जितने भी कल इंटरव्यूज़ हुए, सब कुछ हुए, सब मैंने सुना है। और सब चीज़ें मेरे को पूरा मैंने एनालिसिस किया। आपने क्या क्या बोला संविदा नर्सेज के लिए? आप क्या सोचते हो? आप 3-4 जने के अलावा यदि किसी दूसरे स्टूडेंट ने, कोई नर्सिंग छात्र ने अगर कुछ कह दिया और उसके ऊपर किसी ने मानहानि का केस लगा दिया या कुछ, बहुत सारे केस होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप? जैसे मैं बता दूं, किसी ने बोला नर्स, जो संविदा नर्सेज है, ठीक है, ठेके वाले जो नर्सेज है, उनको वो दारू पी पी के काम करते हैं। बताओ यार, आपने ऐसा बोला। मेरे को यहाँ पर कोई जलन नहीं हो रही, ना मेरे को कुछ लगी। मैं बताऊँगा अभी कुछ चीज़ें कि जो नर्सेज होते हैं, एचएमएस में जो आग लगी, ओके, तो उसमें से भाग गए नर्सेज, मरीजों का साथ नहीं दिया, उनको कुछ नहीं पता, नर्सिंग के एथिक्स नहीं पता, रूल्स नहीं पता, स्टडी क्या होती है उनको नहीं पता। ओके, 5 रेस क्या होता है, कटोरा गैंग है नर्सिंग स्टाफ। ओके, चौकड़ी के मजदूर है, IVIIM कैसे लगाते हैं, एनीमा लगाना नहीं आता। ओके, और फार्मासिस्ट के लिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि जो जो फार्मासिस्ट लगे हुए हैं, अभी परमानेंट वाले फार्मासिस्ट के लिए भी क्या बोला है कि उनको दवा का आता पता नहीं है, खांसी की सिरप ये है, उठा के दे देते हैं मुँह से। 2-2 लाख लेते हैं ठेकेदार, 3-3 लाख लेते हैं। क्या सबूत है आपके पास में? और आपने इन सभी को इतना कुछ कैसे बोल दिया? पहले तो ये बताओ। अगर किसी नर्सिंग स्टूडेंट, ये ऐसे आप बुलवाते हो, धरने में बुलवाते हो, और धरने में बुलाकर यदि कोई छात्र ऐसे बोलता है और किसी ने उनके ऊपर इस तरह से कर दिया या संविदा कर्मचारियों ने उनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया, तो किसकी ज़िंदगी खराब होगी? पहले तो ये बताओ आप। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, 2200 रैंक आप ला रहे हो, इतने पढ़ने वाले हो, तो भैया NHM राज में से जो वैकेंसियाँ है, जो कि बहुत ही सिंपल होती है, उनमें आप सिलेक्शन ले लो। उनमें आप सिलेक्शन ले लो। कल शुरू करता हूँ मैं कल की चीज़ों से। अनुराग नीरज जी ने ट्वीट किया था, उनके ऊपर जो है आपने गलत बोला। पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है मोबाइल में, सभी कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास है, ठीक है। और जितने भी मुझे खुद जो है गालियाँ आती है, बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं, बहुत सारे अपशब्द कहते हैं, सबके स्क्रीनशॉट और सबके वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे टैबलेट में यहाँ पर पूरे सेव है। कोई भी गलत फहमी में ना रहे, कब किसके ऊपर क्या कुछ चीज़ें हो जाए, ये कोई वक्त का भरोसा नहीं है। इसी चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि राजस्थान में वैकेंसी नहीं आ रही, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारी भर्तियाँ करवाई गई, जिसमें CHO, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती यहाँ पर की गई, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। और काफ़ी सभी नर्सिंग अभ्यर्थी जो है उससे काफ़ी खुश है। ओके, और इसके अलावा यदि बात करेंगे अपन, तो मैं वैकेंसी का आपका नाम गिनवा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो गलतफहमी में जी रहे हैं।
सीएचओ हुआ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, संविदा नर्स हुई जो कि एनएचएम में करवाई गई है और काफ़ी सारे पद उसमें थे। एंड ये इसमें सेक्टर हेल्थ पर्यवेक्षक की हुई, अस्पताल प्रशासक की हुई, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की हुई, संविदा कंपाउंडर एग्जाम की हुई, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की हुई जिसमें जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले। अच्छा, एक चीज़ ये और ये है कि जो चल रहा है जीएनएम वालों के लिए इसमें नुकसान है, जो ये धरने चल रहे हैं लिखित के लिए, ये आपको मैं बता दूं जीएनएम वालों को यहाँ पर साइड करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बताऊंगा अभी आपको, नर्सिंग प्रशिक्षक की है, ऑडियोलॉजिस्ट की है, संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स की है, संविदा फिजियोथेरेपिस्ट की हुई। ये वो भर्तियों के नाम बता रहा हूँ जो भर्तियाँ हुई है अभी। नर्सिंग प्रशिक्षक की हुई है, साइकेट्रिक केयर नर्स की हुई है। इसके अलावा बात करेंगे और भी बहुत सारी हुई, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हुई, नर्सिंग इंचार्ज की हुई। एंड राज्य में इसमें यहाँ पर वैकेंसी देखो मैं आपको बता देता हूँ। संविदा नर्स ग्रेड 2 की हुई, संविदा लैब टेक्नीशियन की हुई, मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता, नर्सिंग ट्यूटर की, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट की, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं। अब बताओ, आप इनमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? आप रैंक लाए, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कल 7 अक्टूबर 2025 कल धरना हुआ शहीद स्मारक पर। मैं शहीद स्मारक पर उपलब्ध था मैं बाहर, जो आपको पता होगा शहीद स्मारक का जो आप अंदर धरना दे रहे थे सभी लोग, और मैं बाहर था कचौरी वाले की दुकान पर सामने, चाय वहाँ पर हमने चाय वाई पी। मेरे साथी में वहाँ पर थे, कुछ लिखित वाले मेरे को वहाँ पर मिले, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बातचीत की और उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर ज़बरदस्ती बुलाया गया है। नर्सिंग स्टूडेंट थे, उनको वहाँ पर ज़बरदस्ती बुलाया गया, जबकि उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। वो जो तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर आते हैं, कोचिंग में छात्र पढ़ने आते हैं, ज़बरदस्ती उनको बुलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनसे धरना दिया जा रहा है। जबकि आपको पता है कि इस तरह धरना देने से यहाँ पर आपके कोई मुद्दे सोल्व नहीं होने वाले। 80-20 का मुद्दा जो था जंतर मंतर पर आपने धरना दिया, उससे भी जो है यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिला। आईएनसी एफिलिएशन का मुद्दा है, स्टाइपेंड का मुद्दा है, तो वो जो है अलग मुद्दा हो गया। आईएनसी एफिलिएशन और स्टाइपेंड का जो है वो अलग मुद्दा है। कॉलेज और जो है वो आईएनसी से ही सोल्व होगा, और स्टाइपेंड वाला जो मुद्दा है वो चीज़ अलग है। 80-20 के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए आप जो है लिखित का सहारा ले रहे हो, लिखित वाले के लिए आप यहाँ पर 80-20 का सहारा ले रहे हो, जबकि सभी चीज़ें यहाँ पर एक साथ नहीं चल सकती। ये आपको भी पता है, जो कि कल आपको धरने में देखने को मिल चुका होगा। धरना ऐसे ही नहीं दिया जाता, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिंक सिटी प्रेस क्लब में, वहाँ पर भी मैं उपलब्ध था कल जयपुर में। ओके, और हमने सीनियर एडवोकेट वकील सुप्रीम कोर्ट की, उनके साथ में काफ़ी सारी चर्चा की है और काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें, तो उसके बारे में बता दूँ। काफ़ी उनके लिए गलत बोला गया प्रदीप चौधरी जी के लिए, और पूरी जो है वो मेरे पास है। कहाँ बोला, कौन से ग्रुप में बोला, ये वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा यदि कुछ लगता है हमारे ऊपर जो है। तो चीज़ें ये है, बाकी 80-20 का जो मुद्दा है, सीआईबी की जो मीटिंग हुई थी वही मीटिंग में जो निर्णय लिया गया था वो अभी तक चल रहा है। जनता मंत्र पर धरना दे दिया है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो मेन चीज़ें ये नहीं होती, चीज़ें ये होती है कि आप ने जो कल मांगे रखी, उनमें आपको मांगे ये रखनी थी दोस्तों कि जो ठेका प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए। RLSDC जो बोर्ड है उसका जो है यहाँ पर गठन किया जाए, ताकि आगे से जो है ठेकेदार यहाँ पर जो भर्ती करें नर्सिंग स्टाफ की ठेके से, वो बंद हो जाए। वो सीधा राज्य की संस्था से यदि भर्ती की जाएगी तो अपना आप यहाँ पर ठेकेदारी बंद हो जाएगी, और ठेकेदारी बंद होगी, यहाँ पर RLSDC का बोर्ड होगा, गठन होगा, तो उसके जरिए जो भर्ती होगी, तो भर्ती होने के बाद में फिर यहाँ पर जो आप बोनस मेरिट को कैंसिल करके जो मांग कर रहे हो वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर अमल में आ जाएगी। चीज़ें किस तरह से होती है, क्या कुछ चीज़ें होती है आप सीधा ही बोल दोगे कि मेरिट बोनस को हटाकर आप लिखित से करवाओ, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा होगा भी नहीं, हमेशा से मेरिट बोनस पर होती हुई आई है, क्योंकि राजस्थान में संविदा कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। एनएचएम वाला जो कर्मचारी है उन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम देके या पास हुए और एनएचएम में यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब वो काम कर लेते हैं 1 साल 2 साल, चाहे वो CSR रूल में इंक्लूड हो, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्क्रीनिंग चालू नहीं हुई। मैं बता दूं, स्क्रीनिंग चालू भी नहीं होगी, कब होगी कोई नहीं होगी, पूरा राजनीति का खेल है। यदि आंकड़ा मैं आपको एक बताऊं तो आंकड़े के अनुसार 5 साल पूरा करने वाले कर्मचारी अभी तक राजस्थान में 2388 है, और 3 साल जो कर्मचारी पूर्ण कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं 7046 है। तो नियम ये है कि जिला स्तरीय और मुख्यालय स्क्रीनिंग समिति की ओर से स्क्रीनिंग करने के बाद में जो 5 साल संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेता है उसमें 2 साल की छूट मिलती है आपको, और 3 साल बाद यहाँ पर स्क्रीनिंग शुरू होती है। उसके बाद आपका नियमितीकरण होगा, कब होगा कैसे होगा कोई भरोसा नहीं है। आपको कल ये मांग रखनी थी कि स्क्रीनिंग शुरू की जाए संविदा कर्मचारियों की। एक बात आपने नोट करी होगी कि कल किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया, और किसी ने अपनी जीवन पर ये चीज़ आने भी नहीं दी कि राजस्थान में वैकेंसियाँ होती है लिखित माध्यम से इतनी सारी, चिकित्सा विभाग में कितनी सारी होती है, CHO NHM राजमेश। अभी आपको अगले साल से और भर्तियां पर देखने को मिलेगी, रिम्स के साथ में काफ़ी सारी भर्तियां आ रही है दोबारा से। तो जो भी नर्सिंग अभ्यर्थी है उनको मैं आपको बता दूं कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, अगले साल आपको यहाँ पर काफ़ी सारी भर्ती देखने को मिलेगी। अच्छी तरह से तैयारी करें, इन लोगों के चक्कर में ना आए, धरने प्रदर्शन। ये किसी ने अपने मुंह से कुछ गलत चीज़ निकाल दी और कब आपके ऊपर जो है
मुसीबत आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम है, जो है, कैसे है, जैसे है, हमें इन चीज़ों से निपटना आता है। किस तरह से क्या कुछ बोलना है अपने मुंह से और किस तरह से क्या कुछ चीज़ें कहनी है, वो हमें अच्छी तरह से आता है। कोई गलतफ़हमी में ना जिए कि वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, मुझे धमकी दे लेगा, मेरे परिवार के बारे में ऐसा बोल लेगा। तो भैया, चीज़ों का रिएक्शन देना हमें भी आता है, ठीक है। ध्यान रखें, अपनी हद में रहे, लिमिट में रहे। आप जो मांग कर रहे हो वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करें, किसी के ऊपर कोई ब्लेम ना लगाए और किसी को कोई धमकी ना दे, ना किसी का विरोध करे। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। भर्ती कब तक आ सकती है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए लाया हूँ और एक वो भी आपको गिव अवे के रूप में मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। सारी चीज़ें मेरे पास है, सभी चीज़ों की मैं तैयारी करता रहता हूँ। ये देखो, सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी चिकित्सा विभाग के एक एक चीज़ मेरे को याद है। मैं जल्दी ही यूट्यूब पर नए सिरे से आने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपको पता होगा मेरा यूट्यूब चैनल किस तरह से था, मैं वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देता था। अब कुछ मैं नया करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, उसकी ही तैयारी पूरी चल रही है। चिकित्सा गाइड के नाम से ये बुक है, आप इसका एक बार पोस्टर देख लो अच्छे से। चिकित्सा गाइड, इसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट में या इनबॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक काफ़ी अच्छी है और ये बुक किसके लिए है? आप सभी के लिए है, चाहे आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, नर्सिंग प्रैक्टिशनर हो या कोई क्लिनिक चलाते हो। क्योंकि काफ़ी सारे अपने नर्सिंग स्टूडेंट और अभ्यर्थी या कर्मचारी, अपने भाई लोग जो दैनिक खर्चा चलाने के लिए 3 साल 4 साल वो जो है मेहनत करके डिग्री डिप्लोमा लेते हैं और बेरोजगार रहते हैं, तो क्लिनिक लगा लेते हैं अपने गांव के आसपास। अब वो गूगल पे देखते हैं बीमारी का इलाज किस तरह से क्या कुछ होता है। अब आप भैया उनका विरोध करने मत लग जाना, क्योंकि वो अपना खर्चा चला रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिशन करते हैं, तो ये बुक उनके लिए ही है। कैलाश बंजारा जी ने ये बुक लिखी है, नर्सिंग गाइड की, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। 3rd रिवीजन बुक है ये, 3rd रिवाइज एडिशन है ये, ओके। और काफ़ी अच्छी बुक है। इसकी प्राइस जो है 599 है। इसमें आपको जो बीमारियां होती है, रोग होते हैं, उन उनकी बीमारी, उनका कारण, उनका इलाज कैसे करते हैं, तरीका क्या है, कितनी उम्र वालों का कैसे इलाज करेंगे, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सभी कुछ इसमें चीज़ें देखने को मिलेगी। चाहे आप आयुर्वेद वाले भी हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट बुक होने वाली है। तो ओके, लगभग 600 पेज में ये बुक है और ये साइट फ्लिपकार्ट, अमेजन से मिल जाएगी। इसकी जो साइट है उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा या इनके नंबर दे दूँगा कैलाश बंजारी जी के, जो आप बुक परचेज़ कर सकते हो। ज़्यादा लंबा मैं इसका जो है प्रमोशन नहीं करूँगा और ये बुक आपके लिए फ्री में भी है। जो इस बुक के बारे में एक अच्छे कमेंट हमारा इस वीडियो के नीचे करेगा, ओके, तो उस कमेंट करने के बाद में आप हमसे व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कीजिए। हमारा व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप व्हाट्सएप पर ही हमें फॉलो कर लेना, चैनल है हमारा और ग्रुप भी है। और व्हाट्सएप पर जो है उस कमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए आप मेरे को, और मैं चूज़ करूँगा और एक अच्छे से इंसान को जो है ये बुक दी जाएगी जो कमेंट मेरे को पसंद आएगा, ओके। तो ये अच्छी बुक है, इसको परचेस करना। और ये मेरे साथी भी है और काफ़ी अच्छी बुक है। मैं ऐसे वैसे प्रमोशन करना मैंने बंद कर दिया। काफ़ी सारे प्रमोशन मेरे पास आते हैं। यदि मैं आपको कैमरा घुमा कर बताऊँ तो ये मेरे काफ़ी सारे बुक यहाँ पर जमी हुई है, पूरी लाइब्रेरी की तरह लाइन में, ओके। और जिसको ये बुक परचेस कर लेना, पहली बात तो ये अच्छी है क्लिनिक चलाने के वास्ते। देखो ये मैं इसमें बता देता हूँ आपको कुछ। इसमें देखो काफ़ी सारी ये डिजीज़, ये पेट की बीमारियों के बारे में जितनी भी होती है, उल्टी, पेट में जलन, डकार, भूखने लगना, हिचकी, और भी है। ये देखो धड़कन, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, काफ़ी सारी है। वायुस्फीति, फेफड़ों का रोग, मांसपेशियों में गठन, दौरे वोरे पड़ना, आधे सिर चकराना, बुखार, गठिया रोग, अरे काफ़ी है यार, इसमें तो बहुत सारी है। मधुमेह, एडिसन, मुँह में छाला, मुँह का छाला, दांतों का मसड़ो आना, कान का दर्द, रजनीवर्ती, महिलाओं के बारे में भी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बुक है। ये देखो, बुखार, खसरा, गलसुआ, मलेरिया, जुकाम, मिट्टी खाना, कब्ज, दस्त, पेट दर्द, चिकन पॉक्स, अरे बहुत अच्छी बुक है यार। मैं तो चाहूँगा कि जो भी नर्सिंग अभ्यर्थी है एक बार इस बुक को परचेस कर ले। मैं आपको एक बार और पोस्टर दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लो भैया, अच्छे से देख लो। तो ये बुक बहुत अच्छी परचेज है। और जो अब वापस टॉपिक पे आता हूँ, जो नर्सिंग अभ्यर्थी, संविदा कर्मचारियों को आप गाली दे रहे हो, ठेके वालों को, कि ठेकेदार से 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए देके जो है लग जाता है, तो आपके पास क्या सबूत है भैया? एक बार ये बताओ। क्या लगता है कि दोबारा आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता, जो भी मुझसे बेस करना चाहता है मेरे को व्हाट्सएप पे यहाँ पर मैसेज कर देना। आप कहते हो कि 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए देके जो है ठेकेदार से लगता है, तो ठेकेदार की जो नियम प्रक्रिया होती है ना, वो गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर रखी है उसके अकॉर्डिंग होती है। आप चाहो तो केस करो, एसओजी को दो, जो भी चीज़ें होती है वो नियम के अकॉर्डिंग ही होती है। और नियम यदि मैं आपको अभी पढ़ाने लग जाऊँ उसके, तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। शॉर्टकट में बता दूँ, यहाँ पर नियम जो बने हुए हैं किसी चिकित्सा विभाग के, वो ये है कि वो बीड़ी निकालता है, ई बोली निकालता है और बोली के माध्यम से जो है निविदा आमंत्रित करता है ठेकेदार को। अब यहाँ पर ठेकेदार एजेंसी आती है और ठेका लेती है, और किस तरह से अब ठेकेदार के हाथ में रहेगा कि वो किस तरह से जो है स्टाफ को भर्ती करें।
ठीक है, मेरिट के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर पैसे लेने देने वाली बात है। तो आप जो है आपका काम जो है आप बोलते हो अपने मुँह से, तो आप जिम्मेदार होंगे उसके, यदि आपके ऊपर कुछ कार्रवाई होती है तो। ये चीज़ भी आप इसको ध्यान रखना चाहिए। और आपने बोला कि जो अल्प वेतन नर्सेज लगे हुए हैं अपने हॉस्पिटल्स में, जो 7-7 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, ओके, और संविदा पे काम कर रहे हैं, दारू पी के काम करते हैं, तो क्या उसमें आपने एनएचएम वालों के लिए भी बोला, आपने राजमेस वालों के लिए भी बोला, आपने सीएचओ के लिए भी बोला है क्या? क्योंकि वो सभी भी संविदा में ही आते हैं। इस बात का मेरे को जवाब देना। चीज़ें यहीं नहीं रुकती, चीज़ें मैं उनको बता दूँ आगे कि मेरी वीडियोस जो है यहाँ पर काफ़ी सारे मीडिया चैनल, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और सभी नर्सिंग अभ्यर्थी देखते हैं। तो इसमें असलियत ये है कि कल जो धरना दिया गया उसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ कि आपने कल धरना देख लिया, न्यूज़ देख ली, क्या बका क्या नहीं बका उन्होंने, क्या बोला क्या नहीं बोला उन्होंने, उस चीज़ से आप मत जाओ। उस चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि यदि आपको ये सभी आपकी मांगें मनवानी है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ठेका पर्दा बंद करवानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर अभी तक जितने भी नर्सिंग अभ्यर्थी है जिन्होंने अल्प वेतन में काम किया है उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलना चाहिए, वो परमानेंट होना चाहिए। और यदि आप सोचते हो कि आपकी मांगें मान ली जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो अभी हमारे जो भाई है वो सोए हुए हैं, और मैं भी इनके लिए अभी लड़ रहा हूँ। और इन सभी को जो परमानेंट करने के बाद ही मैं जो है यहाँ पर आपका साथ दूंगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। मैं आपके विरोध में नहीं हूँ, आपकी मांगे भी जायज़ है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। आपके पास सीएचओ ऑप्शन है, या एनएचएम नर्सिंग स्टाफ ऑप्शन है, राजमेस ऑप्शन है, ओके। और यदि इतनी ही अच्छी पढ़ाई है आपकी अपने नर्सिंग अभ्यर्थियों की, तो आप सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम फाइट कीजिए, जिसमें एएसआईसी हो गया, आरआरबी हो गया, डी और बहुत सारी वैकेंसी होती है सेंट्रल की, एम्स नॉर्सेट, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो उनमें आप जो है यहाँ पर भाग ले सकते हो और अपनी भविष्य सुधार सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि मेरिट और बोनस पर ही वैकेंसी आएगी 100%, जल्दी ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ये बताऊंगा कि सभी जो भी मेरे भाई है संविदा कर्मचारी, वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको मैं आपको बता दूं, जाग जाओ, अभी भी संदेश है। और मैं एक चीज़ ये और बता दूँ कि अभी हमारे संविदा कर्मचारी भाई सो रहे हैं, बहुत सारे लोग सो इसलिए रहे हैं क्योंकि किसी का 20% हुआ, 10% हुआ, किसी के 3 साल होने में कुछ महीने बाकी है। मुझे लगता है कि जो ये मार्च और अप्रैल आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च तक जो है लगभग सभी नर्सिंग स्टाफ के यहाँ पर 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो आप तब देख लेना कितनी भीड़ रहती है हमारी। अभी आपने हमारा नज़ारा देख लिया होगा, लेकिन अब आप देख लेना कि किस तरह से असली रण होता है। क्योंकि यदि राजस्थान के जितने भी संविदा कर्मचारी है, निविदा कर्मचारी है, ठेके पे जो लगे हुए हैं, यूटीबी पे, आरएमआरएस पे जो लगे हुए हैं, इसके अलावा एनएचएम एनआरएचएम में 108 में लगे हुए हैं, एमएमवी एमएमयू में लगे हुए हैं, आरएमआरएस प्लेसमेंट एजेंसी एनजीओ पीपीपी मोड के माध्यम से लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, एएनएम, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और भी है, बहुत सारे हैं। ये सभी यदि जयपुर में आ गए ना धरना देने, जिस दिन उतर गए उस दिन फिर आप सोच लेना कि क्या हालत होगी चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार और आप सभी की भी। इसलिए मांगों को उसी तरह से और उसी अंदाज में उठाए जो बस की हो, जो पूरी हो सके, ठीक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच्चाई से रूबरू हो। आप ये मत सोचो कि नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर अभी बिल्कुल भी नहीं है या ख़त्म हो गए। अभी संख्या खूब है भैया, लगभग मेरे, यदि मैं एक आइडिया बताऊं तो 15,000 से 20,000 के करीब यहाँ पर संविदा कर्मचारी है राजस्थान में। 15,000 से 20,000 कर्मचारी, लेकिन काफ़ी सारा हमारे संविदा कर्मचारी कोई ड्यूटी में व्यस्त रहता है, उस कारण नहीं आ पाता। किसी की ड्यूटी चल रही है, कोई बीमार पड़ गया है, या किसी के कुछ महीने कम बाकी है या कुछ साल बाकी है, तो वो सभी चीज़ें। लेकिन मैं आप सभी संविदा कर्मचारियों को ये एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि भाई लोगों, जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ। यदि समय रहते नहीं जाग पाए तो ये कुछ अपवाद और ये कीड़े, ये छोटे मोटे जो आ जाते हैं हर साल अपन को परेशान करने, ये जो है आपका हक छीन लेंगे, आपका हक खा लेंगे। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं अपन। हाँ, एक और चीज़ है, और आप कल मैंने आज अभी मैंने एक पोस्ट देखी कि नेता, मैं कोई नेता नहीं हूँ। आप मेरा नाम किसी लेटर पैड में देखोगे भी नहीं। अभी तक आप छान लो जितनी भी हमारी यूनियन है उसमें, यदि मेरा नाम देखा हो आपने किसी लेटर पैड में तो आप बता देना। मैं कोई नेता नहीं हूँ। मेरा जो काम है वो है संविदा जो नर्सेज है, निविदा जो नर्सेज है, जो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, उनके हक की आवाज़ उठाना, उनको एकता के सूत्र में बांधना और उन सभी को जो है साथ लेकर चलना और उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करवाना। ये मेरा काम है, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे बारे में क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या क्या बातें चलाते हो, उन सभी से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो खूब लिखो, करो, व्हाट्सएप पे खूब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज़,
टॉप 5 ट्रेंड मैंने देखी एक वीडियो। कल धरने में बोला गया था कि न्यूज़ मीडिया चैनल वालों को कि टॉप 5 में जो है ट्रेंड करवा दिया हमने, नरसिंह न्याय सत्याग्रह जिस नाम से भी आपने धरना चलाया था। ओके, तो राजस्थान में इतने सारे छात्र हैं कि उन्होंने नरसिंह न्याय जो भी है इसको टॉप ट्रेंड में ला दिया पूरे इंडिया में 5 में। बेवकूफ़ बनाने की भी एक हद होती है। ये जो आपने हैशटैग चलाया है, इसकी जो सच्चाई है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सभी लोगों को जानना ज़रूरी है, चूँकि मेरी वीडियो सभी लोग देखते हैं। ये जो इसमें किस किस की भागीदारी थी, पूरे ऑल इंडिया के नर्सेस से आपने जो है ये ट्वीट करवाया। नर्सिंग जो स्टूडेंट्स है, जो कोचिंग के छात्र है, वो काफ़ी कम संख्या में है राजस्थान में, या अभी इतना कोई मुद्दा भी है भी नहीं लिखित वाला, लेकिन आपने इसमें अन्य मुद्दों को जोड़कर एफिलिएशन, स्टाइपेंड, 80-20 जो आपका मेन मुद्दा है जिसके लिए आप लड़ रहे हो, क्योंकि ये जो तीसरा मुद्दा है ये किसी और के हाथ में है जिसको आप अब लेना चाहते हो, छीनना चाहते हो, और जीएनएम वालों को आप साइड करना चाहते हो। तो अन्य राज्यों से के स्टूडेंट को यहाँ पर आप गुमराह करके उनसे ट्वीट करवा कर और आप बोल रहे हो कि इसका श्रेय राजस्थान के अभ्यर्थियों को जाता है, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। पहली बात तो अन्य राज्यों के नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ में उनको 80-20 के नाम पर गुमराह करके, क्योंकि ये जो ट्रेंड आया है ये राजस्थान के नर्सिंग अभ्यर्थियों की वजह से नहीं आया। ये जो ट्रेंड में आया है तो ये अन्य की वजह से आया है, और ठीक है, जैसा भी है, गुमराह करना आपका काम है, वो ठीक है, सभी कुछ चीज़ें होती है। सीएसआर रूल के बारे में बता देता हूँ। कल किसी ने सीएसआर रूल के बारे में कुछ नहीं बोला, ना आरएलएसडीसी बोर्ड के बारे में बोला। क्यों बोलोगे आप? ना आपने एनएचएम राज्य में इसकी जो वैकेंसी आती है लिखित माध्यम से उसके बारे में बोला। आपको पता है ना कि हम बोल देंगे कि राजस्थान में लिखित वैकेंसी आती है तो फिर हम जो है हमारा दाव उल्टा पड़ जाएगा। सीएसआर रूल की डिमांड करो ना यार। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप मेन मुद्दों को आप क्यों छोड़ रहे हो? 4 मुद्दे आपने रखे हैं, आप 4 की जगह यहाँ पर 7-8 मुद्दे रख देते, उसमें और मुद्दे भी जोड़ देते जो मैंने आपको आगे बताए। सीएसआर स्क्रीनिंग पूरी करना है ना, राज्य की संस्था का गठन करना, ओके, और अभी तक जितने भी कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करना। लास्ट में तो ये बोलना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी ने संविदा कर्मचारियों के लिए और जो अल्प वेतन में अपने नर्सेज है, क्योंकि सभी नर्सेज भाई है, आप भी हमारे भाई हो, आपके लिए भी हमने कभी गलत नहीं सोचा। आपने बोला सबके लिए कि आईवी कैसे लगाते हैं, आईएम कैसे लगाते हैं, एनिमा लगाना नहीं आता है ना, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो नर्सिंग एथिक्स क्या होते हैं, ड्रग देने के जो रूट होते हैं नहीं पता, स्टडी हमें नहीं आती है ना, और बहुत सारे थे लिखे मैंने इसमें। चौकड़े की मजदूर, कटोरा गैंग, फार्मासिस्ट के लिए आपने क्या बोला। तो जिसको अगर इन चीज़ों पे लगता हो तो आप मेरे से बहस करो। कभी आगे कोई हो जो बहस करना चाहता है तो आप मेरे से बहस करना, मेरे से बात करना इस बारे में, तो मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पर जवाब दूंगा। और कोचिंग संस्थाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप भी जो है इन चक्करों में ना पड़े, नहीं तो दाव उल्टा पड़ने में यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कल कुल मिला के बात यह है कि कोचिंग वालों ने भी इनका साथ नहीं दिया अच्छी तरह से, या कोचिंग वालों ने क्या पता धोखा दे दिया। जो भी हुआ हो, समान वेतन समान कार्य के लिए आपने मांग उठाई, जो कि अच्छी बात है। 80-20 के लिए आप मांग उठा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो है चीज़ों को गुमराह करके, गोल मोल गड़बड़ घोटाला करके आप इस तरह से सफल नहीं हो पाओगे। सबसे मेन बात मैं एक सलाह ये देना चाहूँगा कोचिंग वालों को कि आप अपने लक्ष्य से मत भटकिए। काफ़ी सारी वैकेंसियाँ होती है राजस्थान में, और अभी जो है अगले साल भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आ रही है नई भर्तियाँ, सीएचओ है, उनकी तैयारी आप करवा रहे हो, करवाते जाओ। एनएचएम राज्य की है, तैयारी करवाते जाओ। अभी आपको एक और वैकेंसियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है रिम्स या आरयूएचएस में, उसकी भी आप तैयारी यहाँ पर करवाइए, है ना। मुद्दों को ध्यान से मत भटकाइए। मुझे पता है कि कोचिंग वालों के धंधे यहाँ पर अभी डाउन पड़े हुए हैं, तो वो भी जो है यहाँ पर उठेंगे ही सही, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। इस ज़माने में सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। अभी कुछ दिन बाद देखना सीएचओ और जो एनएचएम वाले हैं, जो मेरे ख्याल से शायद भ्रम की स्थिति में है कि किधर जाए, लिखित वालों के साथ जाए या बोनस मेरिट वालों के साथ जाए। तो एनएचएम वाले जो नर्सिंग स्टाफ है, हालांकि वो है इधर ही मेरिट बोनस की तरफ ही, और इधर ही रहना चाहिए आपको, क्योंकि आपके साथ कब धोखा हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, आपके लिए भला यही है कि जो एनएचएम में नर्सिंग स्टाफ लगे हुए हैं, जिनके शायद 10% या 20% हो चुके हैं, जो पहले के कुछ बाकी है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो यहाँ पर मांग करें मेरिट और बोनस वैकेंसी की ही, तो ही आप सफल हो पाओगे। अन्यथा आप भी जो है अधर में लटके रह जाओगे। 18,000 में आप ज़िंदगी भर यहाँ पर काम करते रहना। स्क्रीनिंग होगी नहीं होगी, स्क्रीनिंग के बाद में किस तरह से क्या कुछ होगा, कितनी आपकी सैलरी रहेगी, किस तरह से आपको परमानेंट किया जाएगा, कोई रोड मैप नहीं है, ना रोड मैप यहाँ पर मुझे लगता बनेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार है, चिकित्सा विभाग है, किस तरह से क्या कुछ चीज़ें आगे हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कोर्ट केस के बारे में बता देता हूँ। बरदीनवाल जी जिस तरह से डरा रहे हैं, कोर्ट केस कर दिया, ये कर दिया, जीत गए, है ना।
जीत गए तो फिर आप सिंगल बेंच से डबल बेंच में क्यों गए? क्या कुछ चीज़ें असलियत है? यदि इतना ही असलियत है तो जो आपने रीट पिटीशन याचिका लगा रखी है उसको मैं एक बार, मैंने खैर उसको पढ़ा नहीं है, उसको मैं जल्दी ही निकालूंगा उसके ऊपर सभी चीज़ें, हालांकि मैंने उनको देखा था थोड़ा सा। अब वो क्या सच्चाई है उसकी क्या नहीं है तो उसका भी यहाँ पर उजागर करेंगे। सभी कुछ चीज़ें मेरे पास उपलब्ध है, ठीक है। करूँगा मैं इसकी तलाश, डोंट वरी, चिंता ना करो आप। जो भी होगा साथ मिलकर लड़ेंगे। संविदा कर्मचारियों के लिए लास्ट अंतिम संदेश मेरे भाइयों के लिए कि आप मजबूती से जो है जाग जाओ, एकता के सूत्र में बंध जाओ, यूनियन के संगठन में ना पड़ो। पद चाहिए तो पद आपको मैं दिलवा दूंगा। कौन सी यूनियन में आपको पद चाहिए, कैसा पद चाहिए बता देना। महामंत्री, महासचिव, सचिव, संघ अध्यक्ष पद चाहिए तो मैं वो भी बता देना। जो भी अध्यक्ष बना हुआ है उसको हटा के मैं अध्यक्ष में क्या मतलब हम सभी आपको अध्यक्ष बना देंगे। अध्यक्ष बनना है या परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना है आपको ये बता दो। यूनियन का साथ छोड़ो, संविदा कर्मचारी सभी एक सूत्र के जो बंधन में बांधो, ये मजबूती से अपनी मांग उठाओ। जितने ज्ञापन लग सकते हैं ज्ञापन लगाओ। इनके चक्कर में मत पड़ो कि कौन धरना दे रहा है कौन नहीं दे रहा। सबसे ज़्यादा ज्ञापन लगाओ हर ज़िले में, हर अधिकारी के पास में, सीएमएच पीएमओ में, और मंत्रियों को और विधायकों को ज्ञापन दो। उनसे डिस्पैच कराओ हाथों हाथ उस लेटर को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम पे। इसके अलावा डिज़ायर लिखवाओ विधायकों से, जितनी ज़्यादा हो सके डिज़ायर। उन डिज़ायर को और उन जो खबरें आप ज्ञापन दोगे फ़ोटो खिंचवाओ देते हुए ज्ञापन, बाकायदा उनसे प्रूफ लो, क्रमांक नंबर सहित आप डालो उसमें ज्ञापन में। किस तरह से ज्ञापन देना है वो आप मेरे से बातचीत करो। उसकी न्यूज़ अखबार में लगवाओ। पूरे राजस्थान में 41 ज़िले जो है, इतने सारी तहसीलें हैं, कस्बे हैं, आप बाढ़ लगा दो न्यूज़ की, ज्ञापनों की, डिज़ायरों की, डिस्पैच करवा करवा कर। और आप वो सभी चीज़ें आप मेरे को व्हाट्सएप पर भेजो, ठीक है। सभी की फ़ाइल पूरी मेरे पास यहाँ पर तैयार है, जितने भी लगे पूरा बना हुआ है, जितनी भी खबरें आई है अखबारों में। आगे क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं जो है आप सभी से और अपने जो भाई है संघर्षरत हमारी तरह उन सभी से बातचीत करके फिर उन सभी चीज़ों पे अपन आगे मुद्दा कर रखेंगे। और अंत में फिर अपन को जो करना है उस समय तो फिर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अनिश्चितकालीन धरने की ओर अपन जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आएगी, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर जारी करेगी गवर्नमेंट, और करना ही पड़ेगा क्योंकि संविदा कर्मचारियों का हक है उनको उनके कार्यानुभव का लाभ मिले, मेरिट और बोनस के आधार पर वैकेंसी जारी हो और बोनस अंक उनको मिले जिससे उनको नियमित होने का मौका मिले, क्योंकि वो भी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये बात जो है यहाँ पर समझती है सरकार, चिकित्सा विभाग की सालों से काम करने के बाद में जो है किस तरह से क्या मनोदशा हो जाती है। हालांकि ठीक है, जो भी अभी चीज़ें उठ रही है, मुद्दे उठ रहे हैं, उनसे यदि भविष्य सुधरता है वो भी ठीक है ना। लेकिन जो पिछला चला हुआ आ रहा है उस परतों को भी यहाँ पर पूरा करना जरूरी है और ख़त्म करना जरूरी है। ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। एंड शुरू मैंने करी थी जिस चीज़ से कि किसी भी अभ्यर्थी को, चाहे वो फ्रेशर नर्सिंग अभ्यर्थी हो या संविदा नर्सिंग कर्मचारी हो, अपने मुंह से सोच समझ के ही कुछ चीज़ और बात निकाले, है ना। दारू पी के ड्यूटी करना, संविदा कर्मचारियों का पैसे लेना, ये करना, यदि किसी ने कोई कुछ कर दिया ना तो फिर बहुत यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कुछ देख लेता हूँ, कुछ बोलना तो नहीं छूटा मेरे से। ठीक है। और नर्सिंग की स्पेलिंग भैया नहीं आती संविदा कर्मचारियों को, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ नहीं आती भैया हमें, आपको ही आती है नर्सिंग की स्पेलिंग। और आपके 2200 रैंक भी है, इसलिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। आपने 2200 रैंक ली और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छी बात है। सीएच में भी आपका नहीं हुआ, राजवेश भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि यदि आप लिखित से भी भर्ती करवा लोगे तो उसमें भी मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है, 2200 रैंक वालों की। और ठीक है, इतना कुछ काफ़ी है आज के लिए। बाकी राजस्थान के संविदा कर्मचारी से मैं कहना चाहूँगा कि भैया एक्टिव हो जाओ सभी लोग अच्छी तरह से। और मेरी मेहनत यदि आपको दिख रही है, देख रहे हो आप, तो उसको देख के जो है यहाँ पर आपको एक्टिव होने की काफ़ी ज़रूरत है। कल देख लो आप, 7 अक्टूबर को मैं खुद अकेला जयपुर गया था। वहाँ पर मेरी टीम, मेरे सदस्य, मेरा जो भाई है वो वहाँ हमें मिले और हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की वकील के साथ में, जो कि सुप्रीम कोर्ट की थी। खुद अकेला गया था। कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ उसके बारे में आप ना सोचो और ना मैं सोच रहा हूँ। मेरा चाहे कितना खर्चा हो रहा हो या आगे भविष्य में कितना खर्चा हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो मैं खुद अपने दम पे करने की यहाँ पर रखता हूँ। लेकिन आपको इतना चाहिए कि ज्ञापन दो, डिज़ायर लगाओ अपने अपने जिलों में, मेहनत करो ईमानदारी से और खबरें लगाओ अच्छी तरह से। बाकी लड़ाई अपन आसानी से यहाँ पर जीत जाएंगे। वैकेंसी जल्दी ही जारी होगी और विज्ञापन जल्दी जारी होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करना। अपने फ्रेशर अभ्यर्थी भाई यहाँ पर सभी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें जिसके पास 2 साल का अनुभव है, यदि वैकेंसी आती है अभी 6 महीनों के अंदर, तो जिसके पास 2 साल का भी अनुभव है 20%, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और
उम्मीद है मेरे को 10% वाले भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वैकेंसी आए तो उतना अच्छा अपने लिए रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर। कोई सवाल हो तो बताना, कमेंट करना, और मिलते हैं अब जल्दी ही जयपुर में।